हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 26 ऑफ जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, टुडे इज 26 ऑफ जनवरी, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग आज समझेंगे कि भाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। सो आज एक एडिटोरियल भी है इस पर, तो अपन पूरा समझने वाले हैं आज, ठीक है। चलो, सो द फर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट द about the changing rules या bringing amendments in the इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल्स 1954। एंड जो सेंटर जो लेके आने वाला है इसमें अमेंडमेंट, दैट इज अबाउट के पहले क्या होता था, सेंट्रल डेपुटेशन के लिए स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी, स्टेट की कंसेंट होनी चाहिए। बट नाउ बाय ब्रिंगिंग दिस अमेंडमेंट, सेंटर will not have to take permission from the state government or take permission from the state government for the central deputation to of the IAS officers, IPS officers and Indian Forest Services. Okay, अब हुआ क्या सेंटर ने ये सारी चीजें स्टेट्स गवर्नमेंट को भेजी, सारे स्टेट्स को भेजा कि भैया हम ये चेंजेस लाना चाहते हैं, आपकी कंसेंट है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। जिसमें से 7 स्टेट्स हैव गिवन देयर कंसेंट। एंड द थिंग इज, जिन्होंने कंसेंट दी है ना, वो सातों के सातों स्टेट्स आर बीजेपी रूल स्टेट, ठीक है। एंड 5 स्टेट्स हैड अपोज्ड द मूव by the central government about the changing of rules in the Indian Administrative Services Rules 1954, and 3 state has written their opposition directly to the Prime Minister, ठीक है। जैसे कि केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो टोटल 8 states has opposed the plan, and the 7 states which are BJP ruled have given consent about the changing rules in the Indian Administrative Services Rules 1954, okay। तो यही बताया गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि भैया ये रूल क्यों किया जा रहा है, क्यों अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि सेंटर को जरूरत है ऑफिसर्स की, आईएएस ऑफिसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की। क्योंकि सेंट्रल डेपुटेशन वही तो होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जब आप आईएएस या आईपीएस बनते हैं तो आपको कैडर अलॉट होता है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और स्टेट में काम करते हैं। बट फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन यू डायरेक्टली वर्क फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए पॉलिसी मेकिंग या उनका जो भी उन्होंने टास्क दे रखा है, उनका टास्क आप कंप्लीट करते हो। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप डेप्यूट होते हो इन द सेंटर, सेक्रेटरी में बैठना, सेक्रेटरीट में बैठना, ये सारी चीजें। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को रिलीज ही नहीं करती सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, जिसके चलते जितनी सेंटर को जरूरत है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेड कि हम लोग ये रूल चेंज लेके आएंगे, जिसके चलते हमें स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली हम ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए डाल देंगे। इसके बहुत सारे लोगों ने काउंटर भी दिए थे, बोला था कि एक तो यहाँ पर ऑफिसर्स की ऑटोनॉमी चली जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंस चली जाएगी। कैसे? क्योंकि अब पहले क्या था कि पहले कंसेंट होती थी ऑफिसर्स की कि उनको सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जाना है या नहीं जाना है। बट अब क्या होगा, अब उनको परमिशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसी को भी ले सकता है, चाहे उनका मन हो या ना हो। वहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी जो राइट है वो ब्रीच हो रहा है, तो जिससे फेडरलिज्म एक तरीके से ब्रेक होगा इंडिया में। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, सो दिस अबाउट द प्रेसिडेंट हैज गिवन द मैसेज ऑन द रिपब्लिक डे। सो यही बताया गया कि रामनाथ कोविंद ने यही बोला है कि अगर हम बात करें तो इंडिया ने कोविड-19 के थ्रेट को जैसे रिजॉल्व किया है वो अनमैचेबल है। मतलब ऐसा किसी भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ जहां पर इतने पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं with large amount of population, the second largest country in terms of population, और हमने कोविड-19 को कैसे रिजॉल्व किया। ओके, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 2021, तो इट्स अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हमने इंडियन आर्म फोर्सेस में वुमेन को परमानेंट कमीशन देने की बात करी, कोर्ट ने बात करी, बट परमानेंट कमीशन दी जा रही है। सो दैट्स व्हाट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, and that's what India is developing towards the great nation. Moving further, so General Bipin Rawat and former Chief Minister of Uttar Pradesh, Chief Minister when the Babri Masjid was demolished, Kalyan Singh, and the former Governor of Rajasthan has been conferred with Padma Vibhushan. ठीक है, तो अब देखो, अब कुछ चीजें समझ लो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं सिविलियन अवार्ड्स की, तो दो तरीके के अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिविलियन अवार्ड्स, एक होते हैं मिलिट्री अवार्ड्स। तो मिलिट्री अवार्ड्स में भी डिवीजन होता है, एक होता है वॉर टाइम अवार्ड्स, एक होता है आपका पीस टाइम अवार्ड्स।
वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, फिर होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो ये दो में डिवीजन होता है, बट ये पद में बात करें तो अभी हम सिर्फ सिविलियन अवार्ड्स के बारे में समझेंगे। जब अपन नेशनल न्यूज में जाएंगे तो अपन आपके मिलिट्री अवार्ड्स को भी समझेंगे। चलो, तो जब हम बात करते हैं सिविलियन अवार्ड्स की, तो सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है कौन सा? आपका भारत रत्न। अब किसको मिलता है भारत रत्न? भारत रत्न गिवन टू द पर्सन, एनी पर्सन, किसी को पर्सन को मिल सकता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द इंडियन सिटीजन, किसी पर्सन को, दोज हु हैव डन एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, जो ये काम करता है उसको भारत रत्न मिलता है। फिर सेकंड सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, जो कि यहां लिखा गया। अब पद्म विभूषण किसको मिलता है? द पर्सन हु हैज डन एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस। ठीक है, फिर होता है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इट्स पद्म भूषण, एंड पद्म भूषण गिवन टू अ पर्सन दोज हु हैज डन डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ठीक है, हाई ऑर्डर, नॉट हाईएस्ट ऑर्डर, हाई ऑर्डर। और जब हम भारत की बात करें तो वो क्या था? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और पद्मश्री इज गिवन टू द पर्सन हु हैज डन द डिस्टिंग्विश सर्विस। बस ये 4 सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर, तो याद रखना। और जनरल रावत जो कि फर्स्ट सीडीएस, इनकी डेथ होगी तो पोस्टमसली उनको भारत पद्म विभूषण मिलेगा। सेम गोज विद दी कल्याण सिंह, क्योंकि उनकी भी डेथ हो चुकी है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, एक पर्सन ने पिटीशन फाइल करी थी, अश्विनी उपाध्याय, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द सीनियर एडवोकेट है। उन्होंने बोला कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना फ्री बीज, इरेशनल फ्री बीज दे देती है। फ्री बीज का मतलब वादे ऐसे करती हैं जैसे कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, हम आपको पानी फ्री देंगे, हम आपको ये फ्री देंगे, जिससे जो सिविलियंस है ना, सिटीजन्स हैं, वो थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ और आपको वोट देना स्टार्ट कर देते हैं। और देखा जाए तो वो फ्री बीज मिलती भी नहीं है, तो इरेशनल फ्री बीज होती हैं वो। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इलेक्शन कमीशन की और पॉलिटिकल पार्टीज की कि भैया, जब पॉलिटिकल पार्टीज फ्री बीज की, रैशनल फ्री बीज की बात करते हैं तो आप क्या करते हो? आपको स्टेप्स लेते हो कि नहीं लेते हो उन पे? और स्टेप लेना चाहिए, ये चीज उन्होंने बोला है। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, हम सिटी न्यूज को स्किप करेंगे एक बार में ही। मूविंग फर्दर, लेट्स सी व्हाट स्टेट न्यूज टॉक्स अबाउट। सो स्टेट्स न्यूज में रिपब्लिक डे पर वैली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ठीक है, सॉरी, कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतने बड़े इवेंट पर जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेसिफिकली इन द वैली रीजन, कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा है। और ये बहुत जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा स्टेप है। हाँ, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग एरियल सर्वेलेंस रखेंगे, मतलब ड्रोन से हम लोग सर्वेलेंस रखने वाले हैं, और बहुत सारी जगह चेक पॉइंट्स लगाए जाएंगे जिससे हमारी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। मूविंग फर्दर, so we move to the editorial पेज। तो आज एडिटोरियल है, फर्स्ट थिंग इज अबाउट दी वाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, है ना, ये अपन पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, ये अपन पढ़ेंगे। द सेकंड वन, इट्स अबाउट दी डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री थ्रू अ कैलेंडर, इसको अपन पढ़ेंगे। बहुत ही, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल है, ये थोड़े हिंदुत्व आइडियोलॉजी को थोड़ा सा काउंटर करता है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड वन, इट्स अबाउट दी टुवर्ड लो इमिशन ग्रोथ, इसको अपन पढ़ेंगे। चलो, तो फर्स्ट we'll discuss our important editorial that's about the why Republic Day is celebrated। देखो, जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में रिपब्लिक वर्ड लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया है, लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist democratic republic। ठीक है, तो अब यही चीज बताएगी, सेक्युलर भी है, सो यही चीज बताइए, रिपब्लिक लिखा गया है और रिपब्लिक को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। और जब रिपब्लिक वर्ड को इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब बहुत लोगों ने सीरियस लिया था, बहुत लोगों ने सीरियस लिया था। अब रिपब्लिक वर्ड क्या डिपिक्ट करता है इंडिया के पॉलिटी में, तो यही बताया गया कि रिपब्लिक जो है, ये देखा जाए तो ये इंडिया की पॉलिटिकल आइडेंटिटी बताता है, और ये इंडिया की पॉलिटिकल आइडेंटिटी का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब कि ये अनडिटैचेबल पार्ट है, ये चीज बताने की कोशिश की गई। और अगर हम बात करें तो वी सेलिब्रेट every citizen of India, and India celebrates the Republic Day on 26th of January 1950। रीजन बीइंग, क्योंकि
देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के कंप्लीट हो गया था 26 ऑफ नवंबर 1949, जो कि यहां चीज मेंशन नहीं है बट बता रहा हूं। 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ था। बट हमें हमने पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स अपना 26 ऑफ जनवरी 1950 को करवाया था, जिसके चलते हम लोगों ने इस डे को चूज किया एज रिपब्लिक डे। और इसकी भी एक देखा जाए तो प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी है, बिकॉज ऑफ द पूर्ण स्वराज। क्योंकि बिफोर द इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग, जब हमें अंग्रेज लोग हमको आजादी नहीं दे रहे, तो हम लोग खुद अपनी आजादी बनाएंगे, टू चेंज दिस माइंडसेट ऑफ आर पीपल, कि हम लोग गुलाम नहीं है, स्लेव नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने एक डेट फिक्स करी थी, दैट इज 26 ऑफ जनवरी। एंड ऑन दैट डे फ्रॉम 1930 टू 1946 we have 1947 we have celebrated, all Indians have celebrated, even Congress has celebrated the Independence Day, आजादी दिवस या स्वराज दिवस बोलते हैं उसको, स्वराज दिवस बनाया था। बट रियलिटी में हमको फिर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिली, तो वो इंडिपेंडेंस डे हो गया। तो इसके चलते हमने उस हिस्ट्री को रिमेंबर करने के लिए हमने 26 ऑफ जनवरी, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 जनवरी 1950 को बोल दिया था कि ये डे बहुत रेलेवेंस रखेगा, और इसके चलते हम इसी डे पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करा रहे हैं फुली तरीके से। दैट्स व्हाई ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। और इस दिन परेड होती है, म्यूचुअल सराउंडिंग्स होती है, एंड दैट शोज द इंडियाज पावर इन द डिफेंस सेक्टर। ओके, लेकिन अब यहां ऑथर का कहना है कि है क्या रिपब्लिक, व्हाट द वर्ड रिपब्लिक डिपिक्ट। सो देखा जाए तो रिपब्लिक का जो मतलब है और सिग्निफिकेंस है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक का मतलब है एंटी मोनार्की। ठीक है, अब मोनार्की बात करें तो मोनार्की इज अ ग्रीक वर्ड, जिसमें मोनो का मतलब है सिंगल पर्सन, है ना, सिंगल पर्सन का रूल। अब मोनार्की की बात करते हैं तो मोनार्की में एक पर्सन सॉवरेन होता है और बाकी जितने भी लोग हैं सब उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि इंडिया में महाराजाज थे, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट थे। महाराजाज में भी देखा जाए तो आपकी उनके पास भी पैनल हुआ करता था, उनके पास भी एक तरीके से नवरत्न हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो लेकिन मोनार्की समथिंग के एक है, वही रूल करेगा, वही पूरे लोगों को चलाएगा। लेकिन देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और इंडिया में जो लोग रूल करते थे, महाराजास टाइप ऑफ किंग्स लोग जो रूल करते थे, दैट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब कि कुछ लोगों का ही राइन चलेगा, कुछ लोग ही रूल करेंगे, बाकी लोग सिर्फ सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो अब देखा जाए तो मोनार्की में प्रॉब्लम क्या है। देखो, जब मोनार्की की बात करते हैं ना, तो मोनार्की में होता क्या है कि एक पर्सन के पास सारी पावर है। तो जिस दिन वो खुश हुआ उस दिन वो शायद आपको लैंड ग्रांट्स दे दे, आपको जमीन फ्री में दे दे। हो सकता है जिस दिन ना खुश हुआ तो सारे ग्रांट्स वापस ले ले और सबको जेल में डाल दे। तो होता क्या है मोनार्की में कि सारी की सारी पावर एक पर्सन में वेस्टेड होती है, वो गॉड लाइक फिगर बन जाता है, वही जज होता है, वही ज्यूरी होती है, वही लॉ को एग्जीक्यूट करता है, वही डिसाइड करता है कि किसने वॉयलेट किया, किसने वॉयलेट नहीं किया, वही डिसाइड करता है किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज बताएगा। और इसी को काउंटर करने के लिए हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं और रिपब्लिक लाने की जरूरत है, ये चीज बताई गई। और जब हम रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक का मतलब होता है, देखा जाए तो रिपब्लिक इज इंग्लिश वर्ड, बट इट्स राइट फ्रॉम द लैटिन टर्म्स दैट इज नोन एज रेस पुब्लिका। एंड रेस पुब्लिका का मतलब होता है द पब्लिक थिंग, मतलब जो आम जनता का है। आम जनता का क्या है, रिपब्लिक है। अब देखा जाए तो रिपब्लिक डिपिक्ट्स कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो फ्री है एंड ओपन फॉर डिस्कशन है। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपसे कोई रिपब्लिक पूछा जाए ना, तो इट मींस गवर्नमेंट हमारी कैसी है, फ्री है एंड ओपन फॉर डिस्कशन। अच्छा, रिपब्लिक का मैं बता दूंगा कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक भी तो सेम ही है, ये सारी चीजें डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। चलो, सो अब क्या है, देखो, अब यहां पर मोनार्की की बात की गई, तो मोनार्की का मतलब होता है क्या, मोनार्की दैट्स ब्रीड दी स्लेवरी, ये चीज बताने की कोशिश की गई। देन मोनार्की डिपिक्ट्स दैट all the people which are those who are subjects are living at the mercy of the master at one sovereign, ये चीज बताई गई। फिर फाइनली ऑथर ने जो यहां पर बताया गया कि जो रिपब्लिक लवर्स होते हैं, जो मतलब रिपब्लिक को पसंद करते हैं, उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल लिबर्टी का जो मतलब है, दैट डजंट मीन कि हम लोग एक तरीके से
एक तरीके से हम लोग जिसको चूज करना चाहे उसको चूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसा रहना चाहे वैसे रह सकते हैं, नहीं। जो रियलिटी में रिपब्लिक का मतलब वो ये है कि हमारे बनाए हुए रूल्स को, सिटीजन्स के बनाए हुए रूल्स को हम फॉलो करें, और वो रूल्स किसी के लिए आर्बिट्री ना हो, किसी के लिए भी आर्बिट्री ना हो, किसी के लिए भी वो डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो ये रिपब्लिक का असली मतलब है। रिपब्लिक का मतलब ये नहीं है कि सबको इंडिपेंडेंस, सबको फ्रीडम है, जो करना है करो, नहीं। हमने रूल्स बनाए, हमने रेगुलेशंस बनाए, उन रेगुलेशंस रूल्स को फॉलो करिए। देन फिर आगे यहां पर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक को बताया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का डिफरेंस क्या होता है। देखो, रिपब्लिक का मतलब है दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज चूजन बाय द पीपल, एंड डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। तो दोनों में पीपल इलेक्ट कर रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट। द फर्स्ट में कौन, हेड ऑफ द स्टेट रिपब्लिक में, डेमोक्रेटिक में हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है इंडिया में, हमारा हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द, if the head of the state in any country is elected by the people, then that country is republic. If the head of the government is elected by the people in any country, then that country is democratic. ठीक है। सो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट मींस आपका प्रेसिडेंट। सो देखा जाए तो प्रेसिडेंट हर 5 साल में चेंज होता है। सो दैट डिपिक्ट्स के ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, मोनार्क, आपका क्वीन है। सो देखा जाए तो मोनार्क हमने पहले ही बोल दिया था, मतलब रिपब्लिक का वो अगेंस्ट है। तो ब्रिटिश मतलब यूनाइटेड किंगडम इज अ नॉन रिपब्लिकन नेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक है बट नॉन रिपब्लिक है। बट इंडिया इज अ बोथ रिपब्लिक एंड आपका डेमोक्रेटिक, क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट को भी पब्लिक इलेक्ट करती है, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि एमपीज वोट डालते हैं, बट एमपीज को हम लोग इलेक्ट करते हैं। सो यही चीज बताई गई। और यहां पर बहुत डिफरेंस बताया गया कि जो लोग कंफ्यूज होते हैं रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में, तो वो चीज है। तो उन्होंने बताया गया कि जो आइडिया है रिपब्लिक का वो ये है कि जो डिसीजन होगा ना वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं होगा, वो बहुत सिटीजन्स पे डिपेंड होगा, एंड दैट सिटीजन्स विल मेक लॉ विथ ओपन डिस्कशन, है ना। एक ओपन फोरम में एक डिस्कशन होगा, उस पर फिर लॉ बनाया जाएगा। दैट्स द आइडिया ऑफ रिपब्लिक। वहीं हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको सिटीजनशिप देने की बात की गई, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, आपका सोशल रैंकिंग, रेस, एनीथिंग। सो व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी इज इंक्लूसिव ऑफ वर्ड रिपब्लिक। ये चीज बताएगी। पहले आप डेमोक्रेटिक होगे, उसके बाद आप रिपब्लिक होगे। पहले सबको आप सिटीजनशिप दोगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद वो सिटीजन रूल्स बनाएंगे, वो रिपब्लिक कहलाएगा। तो ये चीज बताई गई है। रीड इट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है ये। मूविंग फर्दर towards the next tutorial, that's about the distorting history through a calendar, but I'll recommend आप ये मत पढ़िए। मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी लाइमलाइट में चल रहा है, बहुत सारे लोग इसको दिखा भी रहे हैं, एंड दिस शोज कि कैसे जो आईआईटीज हैं, आईआईटी खड़गपुर ने जो भी कैलेंडर रिलीज किया है वो हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहा है। अब है क्या, देखो देखो हुआ क्या। अभी कैलेंडर निकाला गया, आईआईटी खड़गपुर का कैलेंडर निकाला, और उसमें बताया गया इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंड उस कैलेंडर में ये बताने की कोशिश की कि जब हमने कैलेंडर देखा होगा ना, तो भाई डेट्स और मंथ्स तो लिखे हुए होते हैं, बट एक फोटोग्राफ्स भी होते हैं, कभी पेंट्री होती है, कभी सीनरी होती है ना। तो वैसे ही कैलेंडर आईआईटी खड़गपुर ने इशू किया, एंड उस कैलेंडर में ये बताने की कोशिश की गई कि हमारे इंडिया का नॉलेज सिस्टम कैसा था। और उस कैलेंडर में यह बताया गया कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो आर्यन सिस्टम है, हमारे यहाँ जो वेद है, हमारे यहाँ जो उपनिषद है, वो इंडिया में ही ओरिजिन हुए, ये बताने की कोशिश की गई। बट रियलिटी में अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, आर्यंस जो है वो इंडिया में नहीं आए। और कैलेंडर में ये बताया गया कि भाई एग्रीकल्चर हम ही ने स्टार्ट करी, ये बताया गया कि भाई पैस्टोरलिज्म हम ही ने स्टार्ट करा, द्रविडियंस ने स्टार्ट करा, और आर्यंस इंडिया में ही ओरिजिन हुए, बाहर से नहीं आए वेद्स और उपनिषद। बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो आर्यंस जो हैं वो आपके आए हैं सेंट्रल एशिया से, और सेंट्रल एशिया के बाद आपके आधे लोग चले गए ईरान में और आधे लोग चले गए इंडिया में, और जो इंडिया में आए उनको हमने आर्यंस बोला। आर्यंस जरूर कुछ आर्यंस केम आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। उसके बाद आर्यंस आए, तो एक तरीके से उस सिविलाइजेशन को हम लोग पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पन पे बात की जाए तो हड़प्पन पे द्रविडियंस से उन्होंने सही तरीके से प्लानिंग करी थी, उन्होंने सही तरीके से प्लानिंग करी थी, उन्होंने सिटीज बनाई थी,
उन्होंने सब कुछ बनाया था। बट जब आर्यंस की हम बात करते हैं तो आर्यंस आर द गुड स्टोरी टेलर्स, दे आर नॉट दी गुड बिल्डर्स, दे आर नॉट द गुड आर्किटेक्ट। सो इसी चीज को देखते हुए हम लोग हिस्टोरियंस ने, बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने डिपिक्ट यही किया था कि भैया जो आर्यंस है ना, आर्यंस नहीं वेदास और उपनिषद लेके आए, वो ही एग्रीकल्चर लेके आए, ये बताया गया। ओके, फिर लास्ट में उन्होंने यही लिखा है कि जब हम कर्मा की बात करें तो बहुत सारे कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि भाई कर्मा का जो आइडियोलॉजी है, कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है, वो वैदिक ट्रेडिशंस में नहीं दिया गया बल्कि ड्राइव हुआ है बुद्धा और जैना स्ट्रीम से। और आईआईटी खड़गपुर जो 2022 का कैलेंडर है वो बताता है कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो टू बी डेलिब्रेटेड इन आर हायर लर्निंग सेंटर्स एंड जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द टुवर्ड्स लो इमिशन ग्रोथ। देखो, अब ये जो एडिटोरियल है ना, ये बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया को एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए जिससे हम लोग ग्रीन एनर्जी पे डिपेंड हो। हम लोग, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अनाउंसमेंट किया था कि 2070 तक हम लोग जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे, उसको अचीव करें और उसके साथ साथ हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। अब कैसे? देखो, ऑथर ने यहां स्टार्ट किया कि जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब COP 26 में जब मोदी जी गए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि इन 2070 तक हम लोग जीरो कार्बन एमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे, और दैट स्टेटमेंट इज कमेंडेबल एंड वेरी वेलकम स्टेप। लेकिन उसके लिए हमें एक शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गाइडिंग स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी जिससे हम लोग मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकें, है ना। और उसके लिए हमें एक प्रॉपर पाथ चाहिए, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी चाहिए। दैट स्ट्रेटेजी शुड बी कंबाइन ऑफ लॉज, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, इंप्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब एग्जाम्पल जैसे चाइना से ले लो, तो चाइना ने टेक्नो इंडस्ट्रियल पॉलिटी स्ट्रेटेजी बनाई और उस स्ट्रेटेजी में उन्होंने R&D को जोड़ा गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ा, मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ा, सोलर एंड विंड टेक्नोलॉजी को कैसे डिप्लॉय किया जाए उसको बताया गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में कैसे लाया जाए, जिसके चलते हम लोग ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करेंगे और बहुत डोमेस्टिक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोड्यूस होने वाली हैं। और इंडिया को भी ऐसा ही अप्रोच स्टार्ट करना पड़ेगा जैसा चाइना कर रहा है। अब जैसे कि हम कोरिया की बात करें तो कोरिया की भी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। यूएस का भी उसने एक एक्ट पास किया था, एंडलेस फ्रंटियर एक्ट, और जिस एक्ट के अंदर उन्होंने बोला था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसके इन्वेस्टमेंट को हम लोग सिग्निफिकेंट बनाएंगे फॉर दी इमर्जिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। ओके, फिर आगे ऑथर ने यही बताया गया कि अभी हमारा जो मेजर फोकस है वो मेन फोकस किस पे है, कि मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि हम लोग बैटरीज को बनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करें, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को स्टोर करें। बट इन रियलिटी अभी जो इंडिया है ना, इंडिया सिर्फ फोकस कर रहा है किस पे, अभी सिर्फ सोलर PV इनोवेशंस पर। बट अभी हमें फोकस किस पे, फोकस और चीज पे करना चाहिए, लाइक टेक्नोलॉजी पे करना चाहिए कि हम लोग कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कैसे डिकार्बनाइज करें, उस पर फोकस करना चाहिए। बट हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमने कुछ चीजें स्टार्ट करी है, जैसे कि हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्टार्ट किए हैं अंडर दी आत्मनिर्भर भारत, जिसके चलते हम लोग एक राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं फॉर लोकलाइजिंग ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। बट हमें और अच्छे ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी की जरूरत है जिसके लॉज भी जोड़े, आपके आपके पॉलिसीज भी जोड़े और जॉब्स भी क्रिएट हो और ग्रीन एनर्जी की तरफ और हम लोग जाएं, नॉट ओनली ऑन दी सोलर PV इनोवेशन। PV का मतलब है फोटोवोल्टिक। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो 6 आर्मी पर्सनल्स को शौर्य चक्र गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। चलो, मैंने बोला था कि मिलिट्री अवार्ड्स को समझेंगे, तो यहां मिलिट्री अवार्ड्स को हम समझ लेते हैं। देखो, मिलिट्री अवार्ड्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज वॉर टाइम अवार्ड्स, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज पीस टाइम अवार्ड्स, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, एंड द थर्ड वन इज, सेकंड वन इज पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। अब वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एक होता है आपका परमवीर चक्र, ठीक है, फिर फर्स्ट हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, सेकंड नंबर पे आता है इट्स महावीर चक्र, एंड थर्ड नंबर पे जो आता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, दैट इज वीर चक्र, ठीक है। फिर आता है आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स का मतलब है, पहला जो अगर हम बोलते हैं दैट इज अबाउट दी अशोक चक्र, फिर आपका कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये 3 होते हैं।
1968 तक 67 तक अशोक चक्र वन क्लास टू क्लास थ्री थे, बट उसको फिर बाद में कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र में कन्वर्ट कर दिया। तो ये याद रखना, ये अवार्ड्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस रखना है, डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। मूविंग फर्दर, सो बुद्धा देव जो कि भट्टाचार्य, जो कि उनको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में पद्म भूषण दिया जा रहा है, आपको अभी इस रिपब्लिक डे पर अनाउंस भी किया गया, बट उन्होंने मना कर दिया कि मैं पद्म भूषण नहीं लूंगा। अब उसका रीजन तो उन्होंने नहीं बताया, सॉरी गाइस, बट एक चीज यहां लिखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज के यहां पर जो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहना है कि अगर कोई मना करता है पद्म भूषण अवार्ड्स लेने से, मतलब सिविल अवार्ड्स लेने से, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उनकी कंसेंट लें। मतलब अगर गवर्नमेंट ने मनु मिश्रा को कोई सिविल अवार्ड दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पद्म भूषण दिया, तो मनु मिश्रा से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है कि मनु मिश्रा आपको चाहिए या नहीं चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि भैया आपका है, लेना हो लो, नहीं लेना मत लो, ठीक है। कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं होती किसी सिविलियन से। अब वो एक्सेप्ट करे ना करे वो उनके ऊपर होता है। मूविंग फर्दर, और अच्छा एक चीज याद रखना कि जो अवार्ड्स के जो नोडल एजेंसी है पद्म अवार्ड्स के, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा आपका पॉलिटिकल न्यूज से भरा हुआ है तो नहीं पढ़ना है। अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, मनसुख मांडविया जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि हम लोग कोविड-19 की टेस्टिंग को वैम्प अप करेंगे, मतलब स्पीड अप करेंगे, जिसके चलते हम लोग जल्दी से जल्दी जो थर्ड वेव है उसको काउंटर कर सकें। मूविंग फर्दर अगेन, सो इंडिया में अभी करेंटली 22.3 लाख केसेस निकले, अभी करेंटली दे आर एक्टिव केसेस ऑफ कोविड-19, ओके, ये बताया गया। और कल इंडिया में अराउंड 3.84 लाख केसेस नए जनरेट हुए हैं कोविड-19 के। On the world news, so what happened? So Joe Biden, the president of United States of America, and says कि पूरा जो वेस्ट है they have united against the Russia, and इसी के चलते यूएस ने 8,500 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है इन दी ईस्टर्न यूरोप टू बूस्ट दी मोरल ऑफ नाटो, क्योंकि नाटो ने भी अपने बहुत सारे शिप्स और अपनी बहुत सारी एयरक्राफ्ट भेजे हैं ईस्टर्न यूरोप में, जिससे यूक्रेन को हम डिफेंड कर सके। अच्छा एक चीज और, आई विल रिकमेंड कि एक ब्रूट इंडिया करके एक यूट्यूब चैनल है, तो ब्रूट इंडिया में रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, एंड दैट्स अबाउट के इंडियन हिस्टोरियन स्लैशिंग दी वेस्ट। सो वो जरूर वीडियो देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो, उसको समझना सुनना बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो ब्रूट इंडिया एक इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने स्लैश किया है, मतलब उन्होंने बेसिकली वेस्ट को एक तरीके से एक रियलिटी सेंस में उनको एक तरीके से बहुत बहुत उनको ही बताया गया कि दे आर वेरी हिपोक्रेट। सुनना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो द नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो फाइजर बायोएनटेक जो है उसने ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने के लिए। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।